नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। बीते कुछ वक्त में चंदा लेने के तरीके यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और इसके साथ ही एसबीआई को यह आदेश दिया गया कि वो चुनाव आयोग को पूरा डेटा सबमिट करे। एसबीआई की तरफ से वो डेटा सबमिट कर दिया गया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल आने के बाद राजनीतिक लिहाज से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आज समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में, और मौजूद है मेरे साथ भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और सबसे पहले जो शो की पंचलाइन है उसी को लेकर सवाल है मेरा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक अबूझ पहेली, इसके मायने क्या है? इसके मायने की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ आकर के हुआ। शुरुआत हुई थी अच्छे सेंस से, अंत हुआ जिज्ञासा में आके, गफलत में, कन्फ्यूज़न में जो है। शुरुआत थी 2017 में। स्वर्गीय अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था कि जब तक चुनाव व्यवस्था स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं हो सकती, लोकतंत्र नहीं चलेगा। और वो स्वतंत्र निष्पक्ष तभी होगी जब चुनाव का जो फंडिंग सिस्टम है, पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आके 2017 में कानून आया, 2018 में उसका नोटिफिकेशन हो गया, आप देखिए जो है। और नोटिफिकेशन होने के बाद में उस समय कुछ लोगों ने कहा था जेटली साहब से जा कर के कि साहब इसे गोपनीयता रहनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा किसी को देते हैं कि आज आपका राज है, कल आपका राज नहीं रहेगा। उस ज़माने की बात है। आज तो आप नहीं कह सकते, आज तो 15-20 साल नरेंद्र मोदी का ही राज है। उस ज़माने की बात है कि राज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो व्यापारियों की बात को समझा उन्होंने, औद्योगिक घरानों की बात को समझा, और ये तय हुआ कि सीक्रेट रखेंगे, होगा पेमेंट चेक से, गोपनीयता रहेगी इसकी जो है। अब अचानक जो है रिट लग गई जो है, और करते करते 4-5 साल तो उसमें कुछ नहीं हुआ। अब जाके एकदम से जो है अक्टूबर के अंदर सुनवाई हो गई, नवंबर में फैसला सुरक्षित हो गया उसका करके, अक्टूबर में, नवंबर में जो है। और फिर अभी 14 मार्च को समथिंग, 12 मार्च 14 मार्च को जा कर के उसका फैसला आ गया जाके। तो एक पहेली जो है ना, अबूझ पहेली, वो ये सबसे बड़ी है कि 5 साल तक इसमें कुछ नहीं हुआ, 17 से लेके 22-23 तक, 18 से 22-23 तक। अब अचानक ऐसा क्या हुआ? चुनाव सिर पे हैं, ठीक है ना। ये तो कोर्ट की मंशा पर सवाल उठा नहीं सकते, 5 साल से चल रहा था। तो जो पैरवी करने वाले लोग थे, अचानक उन्होंने उसको एक्सेलरेट क्यों किया प्रोसेस को इसी समय पे? ये एक अबूझ पहेली है सबसे बड़ी इसके अंदर जो है। तो इसका कुल परिणाम ये निकला कि वो जो एक आइडिया अच्छे इरादे से लाया गया था कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हों और व्यवस्था जो है चंदे की वो पारदर्शी रहे और गोपनीय रहे, वो गोपनीयता उसकी भंग हो गई। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट, उनको जो फैसला करना था उन्होंने किया। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, राजनीतिक पहलू है कि चंदा गोपनीय नहीं रहा, उसके कई रेमिफिकेशंस आगे जाके निकलेंगे। तो अब तो ये अबूझ पहेली है कि 5 साल के अंदर ये केस अचानक आया, अचानक इसका फैसला हुआ। और ये मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोर्ट ने अपने प्रोसीजर के तहत काम किया। जो कोर्ट की प्रक्रिया है सुनवाई की, फैसला देने की, वो सब उसी हिसाब से किया। तो यू कांट पुट एनी मोटिव्स ऑन द कोर्ट, ठीक है ना। अब जो भी था, यू कैन से इज़ ए बाई चांस, इज़ ए कोइंसिडेंस, और आप कह सकते हैं इट मे बी कॉन्स्पिरेसिव सर्कमस्टांसेस, कि सारे हालात इस तरह से मिले कि वो रिट जाके अब फाइनल हुई चुनाव के सिर में जाके, और सारी गोपनीयता वो हटानी पड़ी उसकी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, सबको सब सामने हो गया जिसे कहते हैं। और उसके फिर जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो अभी भी हैं और आने वाले दिनों में और आपको देखने में मिलेंगे। तो बस अबूझ पहली इसकी यही है कि जो एक अच्छा काम हुआ था वो अचानक जो है एक ऐसे कंट्रोवर्सी में या एक विवादास्पद चीज़ में कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे परिवर्तित हो गया। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रोवर्सी के बीच में ये कहा जा रहा है कि ये जो भी प्रकरण हुआ वो एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। आपका एनालिसिस क्या कहता है इसमें? हुआ तो नहीं, हो सकता है आगे जाके फ्लॉप शो का मतलब ये है कि भाई इरादा कोर्ट का बहुत अच्छा है, आपके सामने है, जनता के सामने डिटेल आ गई, तो वहाँ तक तो कोई विवाद है नहीं, न कोई रिव्यू का सब्जेक्ट है, जनता के सामने डिटेल आ गई। अब इसके क्या रेपरकशन होंगे वो एक सिचुएशन है। अब सामने ये बात आई है कि लोगों ने टारगेट इस तरह से किया था, जब इस सारे खुलासा आया था कि भाजपा को टारगेट करना है, भाजपा जिम्मेदार है। एक परसेप्शन बनाया गया इस तरह से कि भाजपा वाज द ओनली बेनिफिशियरी, और भाजपा ने उन कंपनियों से पैसा लिया जो विवादास्पद थी, और अब चंदा सामने आ गया है। तो प्रचार ऐसे किया गया जैसे कि भाजपा का इलेक्शन फंड है ना, जनता के सामने आ गया हो। अरे भाजपा ने पूरे देश का फंड सामने आ गया, 15 पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इसका इलेक्ट बॉन्ड का जो है पैसा दिया गया,
तो वो जो बेसिक टारगेट था कहने का कि भाजपा को टारगेट करना है, परसेप्शन बनाना है, वो कामयाब नहीं हुआ। तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे जाके सबको एक प्रायश्चित सा भाव महसूस हो रहा है, सभी राजनीतिक दलों को भी कि अरे यार ये क्या हुआ, जिसे कहते हैं हमाम में सब नंगे, एक कहावत है ना, ऐसी कहावत अच्छी नहीं है बोलने सुनने में, लेकिन वास्तविकता है ये। तो कुछ ऐसा हो गया, भाजपा को टारगेट करने के चक्कर में सारे के सारे लोग जो हो गए। इसलिए अमित शाह ने ठीक कहा था उस दिन कि मुझे चुप रहने दो, अभी अगर मैं सबकी बात खोलूँगा किसने कितना पैसा कहाँ से ले क्या किया तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। उसका भाव यही था कहने का, अभी टारगेट भाजपा है, जबकि एक्चुअल में भाजपा से ज़्यादा पैसा कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कई क्लाइंट से मिला है आगे जा कर के जो है। तो कुल मिला क्या है कि हर आदमी इसको चाहेगा कि इसको बरीड करो, इसको समाप्त करो, इसको ढको वापस, काफ़ी फैल गया ये। इसलिए क्या है कि ये फ्लॉप शो वाली बात इसलिए आती है कि भी हो गया जो होना था, बस इसको समेटो, उस भाव से आपका प्रश्न है कि फ्लॉप शो कहने का है। बाकी अच्छे इरादे से था, जनता को पता लगा, ठीक है, जनता का अधिकार है, कोई इसमें इशू नहीं। सर, अब इस व्यवस्था के असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद में क्या क्या विकल्प और बचते हैं? विकल्प देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम सहमति होनी चाहिए। अब जो भी आप करने जाओ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील बड़ा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था 2 दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रास्ता नहीं बताया बीच का। तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो रास्ता, देखो सुप्रीम कोर्ट का काम रास्ता बताने का नहीं, समीक्षा करने का है। ये काम एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव को नई प्लान बनाए, कोई नया रास्ता बनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। जो अरोड़ा साहब ने कहा कि आम सहमति होनी चाहिए इस पर, सबसे पहली बात तो आम सहमति होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और अगर आम सहमति नहीं बनती किसी में जाके जो है, तो फिर ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट फंडिंग कराओ। फिर चुनाव की जो पहले विचारधारा चली थी एक तरह से कि सरकार पैसा दे, इसके लिए चुनाव आयोग पैसा दे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकार पैसा दे, इसको कर, फिर आप उस पॉइंट पर आइए आप। लेकिन कोई न कोई आम सहमति बनना इस विषय पे ज़रूरी है। आम सहमति के बिना नहीं होगा। आप ये कर सकते हैं, आम सहमति बना के कानून बनाइए, उसको सुप्रीम कोर्ट से जाके ओके करवा लीजिए, किसी भी शेप में जाके उनके वे करवा लीजिए, ताकि ये संभावना आगे जाके ख़त्म हो जाए, जाके रोज़ रोज़ की कानूनी लड़ाई, इससे आप जो है ना बच सकते हैं उससे जाके। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इसका आम सहमति से नई स्कीम लेके सरकार आए इस चुनाव के बाद अगले चुनाव के लिए। दिस इज ऑल। सर, क्या आप इस बात से सहमत है कि जो व्यवस्था थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये व्यवस्था खत्म होने के बाद अब काले धन को प्रोत्साहन एक बार फिर से देश में मिलेगा? भाई स्वाभाविक प्रक्रिया तो यही है। अमित शाह ने पूछा ना उस दिन सबसे कि पहले चंदा कैसे मिलता था बताइए, तो कैश मिलता था, सबको मालूम है। तो उस काले धन को, कैश को ख़त्म करने के लिए तो नोटबंदी आई। उसके बाद में सरकार के जितने हुए कि सब बैंकों के थ्रू भी 1 नंबर में पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करो, ये सब देख रहे हैं ना, पूरा अभियान चला, और डिजिटल पेमेंट करो, और सब हुआ आकर के जो है। तो अब इस फैसला आने के बाद में आदमी चुनाव, आज अगर मान लीजिए मैं चुनावी चंदा देना चाहता हूँ 1 लाख रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को, मैं कैसे दूँ? मेरे पास क्या विकल्प है? ये स्कीम तो इलीगल डिक्लेयर हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई, मेरे पास क्या विकल्प है? कैश के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो कैश में अगर 1 लाख से शुरू करूँगा तो लोग 100 करोड़ भी कैश में देंगे जाके, दूसरी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको पैसा, औद्योगिक घरानों से पैसा आता है, उनको जाके। तो इसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया इसकी ये अमित शाह ने कहा, ये नितिन गडकरी ने कहा, और यही बाकी सब लोगों ने कहा कि हम वापस एक प्रकार से जो है ना कैश युग में, अर्थात काले धन के युग में प्रवेश कर रहे हैं, अगर जल्द ही इसका वो प्रभावी विकल्प आम सहमति से नहीं लाया गया तो। सर, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि मतदाताओं को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। क्या ऐसा सच में आपको लगता है कि देश की जनता इस सब कुछ जानने के लिए उत्सुक है या फिर नहीं है? 2 सवाल हैं उसमें, क्या अधिकार है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का व्यू सुप्रीम है, बिल्कुल क्लियर है। द वोटर हैज़ ए राइट कि किसने, पॉलिटिकल पार्टी ने कितना पैसा सरकार को दिया, क्या फ़ायदा लिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना चंदा दे के आई, उनकी व्याख्या ये है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की व्याख्या ये है, संविधान पीठ की, कि अधिकार होना चाहिए। सरकार का व्यू डिफरेंट है। सरकार कहती है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ का चंदे के बारे में नागरिकों को जानने का कोई अधिकार नहीं है, जिसको ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट ने, अपनी व्याख्या करी उन्होंने, फिर सरकार ने उस व्याख्या को माना। तो इट्स फाइन, जैसे कहते इन डेमोक्रेटिक सेटअप दे में एग्री डिसएग्री जो है, पर सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जनता का अधिकार है। उत्सुकता की जो बात है, अब देखो उत्सुकता थोड़ी बहुत तो रहती है, भाई कोई ज़्यादा मतदाता कंसर्न है नहीं। आपको मालूम है मतदाता कहाँ इंटरेस्ट है कि किसी अडानी ने या किसी रिलायंस ने या किसी दूसरे बड़ी मेगा कंस्ट्रक्शन ने या किसी लॉटरी किंग ने कितना पैसा दिया किसको नहीं, कोई ज़्यादा उसमें कोई जनता की रुचि नहीं रहती। और जनता की स्थिति ये है, एक सर्वे हुआ था जो है, सर्वे फॉर मीडिया के अंदर कुछ साल पहले, उन्होंने कहा वोटर तो खुद पैसे लेता है यहाँ पे जो है वोट डालने के जो है, तो उन्होंने कहा कि 12% वोटर जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ हमने पैसे लिए थे वोट डालने के,
और 12-15 हज़ार करोड़ रुपए उस पर खर्च भी हुए थे उसमें जो है। तो मतदाता की जिज्ञासा नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी उत्सुकता नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपने सुविधा दे दी है, मतदाता देखता है तो अच्छी बात है। लेट हिम बी मोर एजुकेटेड, दैट्स ऑल। सर, कुछ लोगों का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने जितना मांगा था सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में उससे कहीं आगे निकल गया। हाँ, आप इट्स वेरी सहमत हैं? इंटरेस्टिंग। इट मे बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस विच हैज़ बीन डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो तो इसको अनक्वेश्चनल डिक्लेयर करने के लिए याचिकाकर्ता का था, इसको अनक्वेश्चनल डिक्लेयर कर दो। सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ा, उनका डिक्लेयर करेंगे। जिज्ञासा हुई उनके मन में भी कि चंदा किसको कितना मिला है एक तरह से, और उस जिज्ञासा को उन्होंने जनता की जिज्ञासा के साथ जोड़ा और फिर ये आदेश हुआ उसके अंदर जो है। तो याचिकाकर्ता था वो तो बहुत खुश हुआ, उसकी उम्मीदों से तो बहुत ज़्यादा उसको मिला। तो इस आपके प्रश्न का भाव इसमें ये है कहने का कि मांगा था केवल कॉन्स्टिट्यूशनल तक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने तक जो है उसमें जो है, और उनको मिल गया उसके आगे की जानकारी भी जो है, हो गया। इट्स ऑल लक एंड चांस। सर, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और कुछ लोग दबी जुबान में इस फैसले की टाइमिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टाइमिंग के बारे में मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्पेशली द बेंच हैज़ ए वेरी हाई रेपुटेशन ऑफ डिग्निटी, क्रेडिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑल दिस थिंग एंड एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल, यू नो, ठीक है ना। खासकर सीजीआई की चर्चा जहाँ होती है, अखबारों में पढ़ते हैं, एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल पर्सन, डिग्निफाइड पर्सन, डिसेंट पर्सन। तो उस बेंच पे तो आप उस तरह का मोटिव कोई लगा नहीं सकते टाइमिंग का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग लूजली बात करते हैं बाज़ार में जो है, उनको ऐसा लगता है कि जुडिशल एक्टिविज़म हो गया कंट्री के अंदर। और कारण क्या हुआ, कुछ फैसले लगातार एक के बाद इस तरह के हो गए, थोड़ा सा सरकार के लिए इनकन्वीनियंट जो है। जैसे पहले एक फैसला हुआ चंडीगढ़ मेयर को लेकर के, आप पार्टी का आपको ध्यान है। फिर एक फैसला प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर आया कि धारा 135 लगा दी जो है। तो उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र कैसे बचेगा, असहमति का अधिकार है, इस तरह की बात थी। तीसरा फिर ये आ गया ये। तो टाइमिंग आप कह सकते हैं, अब देखो लोकतंत्र है, लोगों की ज़बान तो आप रोक नहीं सकते, 2-4 लोग ऐसा कह सकते हैं। बाकी आई डोंट बाय दिस थ्योरी। टाइमिंग एब्सोल्युटली जुडिशियल प्रोसेस है, चलता रहता है, इट डजंट बॉदर अबाउट द टाइमिंग्स। सर, आखिर क्या कारण है कि चंदा लेने वाली अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो और चंदा देने वाली जो कंपनीज़ हैं वो दोनों ही क्यों आखिरकार डिटेल्स देने में कतरा रहे हैं? इसलिए कतरा रहे हैं कि उनको आत्मज्ञान हो गया है, सत्य का एहसास हो गया है कि ये बहुत ही घाटे का सौदा है और बहुत ही इसे ओपनिंग ऑफ ए पिंडारा बॉक्स जिसे कहते हैं सही मायने के अंदर जो है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी ने कहा जो दे दिया सो दे दिया, कोई बात नहीं, अब आगे कोई जानकारी नहीं देनी। बीजेपी ने भी कह दिया, सब पार्टियों ने कह दिया, कुछ एक लोग पहले जानकारी दे आए थे जा करके, तो ठीक है, कोई देना नहीं चाहता। जहाँ तक सवाल है औद्योगिक घरानों की, जो डोनर है, जो पैसा देना चाहते हैं, उसमें जो है 94% लोग जो हैं डोनर जो हैं वो नहीं चाहते कि हम आगे कोई जानकारी दें। उनको किसी ने समझा दिया कि मरने का काम है ये, आगे फिर फंसो हुए कोर्ट कचहरी में कहीं जाकर कोई लिटिगेशन होगा, इसमें जाकर के जो है। तो उन्होंने क्या बड़ा वकील खड़ा किया, शायद मुकुल रोहतगी को खड़ा किया जो है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम नहीं सुनेंगे। वो कुछ करने गए थे इसको रोकने के लिए, जो भी है। तो अब इस तरह से क्या दोनों पक्ष चाहते हैं मामला जो हो गया सो हो गया, अब सुलटे, ये शांति हो इसके अंदर, दिस इज़ ऑल। सर, आखिर 14 मार्च 2019 से पहले मिले हुए चंदे को और उसकी जानकारी को जानने में किसी का भी इंटरेस्ट क्यों नहीं है? बस इंटरेस्ट 2 कारणों से नहीं है, जो मैंने आपसे कहा ना कि वो तो अब इसमें आगे जिसे कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर फेंकना है, कहावत है अपनी भाषा में, आम आदमी की भाषा में, और उसमें कोई डालना नहीं चाहता। अभी तो सब लोग डोनर भी डरे हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी डरे हुए हैं कि यार एक मुफ्त में बदनाम हुए बैठ के, पता है सबको। टारगेट किया था बीजेपी को, बाद में मालूम पड़ा सारे लपेटे में आ गए और बीजेपी साफ बच निकली। बीजेपी के जो आर्गूमेंट हैं इसमें आगे जा कर के आप देखेंगे उसमें जो है वो बहुत डिफरेंट हैं। आज बीजेपी टोटली ओवर कॉन्फिडेंट है इस बारे में। वो सवाल पूछने लग गए हैं। अमित शाह ने सवाल पूछा ना कि राहुल जी आप बताइए 1600 करोड़ आप कहाँ से लाए थे भाई, हमसे सवाल कर रहे हो आप 6000 करोड़ के लिए, बताइए मुझे आप जो है। तो दिस इज़ ऑल। सर, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी 19 अप्रैल 2019 से पहले जो बॉन्ड्स है उसकी सूचना देने की मांग? सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा होगा बहुत हो गया, अब कहाँ जाते रहेंगे, 2019 में ले जाएंगे, फिर उसका चलेगा, ये काम चलता रहेगा कोर्ट कचहरी में क्या। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया है इस तारीख का, इसके आगे हम इसको रीओपन नहीं करेंगे, एंड टॉपिक एंड्स हियर इटसेल्फ। सर, 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से सत्ताधारी भाजपा को 6300 करोड़ और बाकी पार्टियों को लगभग 14,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे, लेकिन उंगली सिर्फ बीजेपी पर उठ रही है, ऐसा क्यों? यही तो था ना इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी, जो मैंने आपसे कहा कि परसेप्शन बनाया जा रहा है, जो अमित शाह ने कहा। और अमित शाह ने सरेआम एक बात को लेके कहा, उन्होंने कहा कि भाई मेरी पार्टी के 303 मेंबर हैं, बाकी 242 मेंबर जो हैं उनको मिला 14,000 करोड़। ये क्या है?
who is the real beneficiary of this scheme? All these parties, not alone BJP. आप समझ रहे हैं ना? और उन्होंने कहा जो बहस करना चाहता है कि मुझसे बहस करें, मैं सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दैट इज है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक इस तरह का परसेप्शन बना, इस तरह का नैरेटिव बना उसके है, और थोड़े दिनों बाद नैरेटिव फेल हो गया। शुरू में बीजेपी वालों को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मार्केट में, मतलब एम्बेरसमेंट आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। बाद में जो उनको सारे तथ्य मालूम पड़े और अमित शाह एंड फिर जो दूसरी टीम्स हैं बीजेपी, उन्होंने बैठ के एनालिसिस किया उसको, तो उन्होंने देखा कि बीजेपी इज़ ऑन ए बेटर फुटिंग एज फार एज दिस बॉन्ड्स आर कंसर्न जो है। तो आपका कहना सही है कि बीजेपी का परसेप्शन इस तरह का बना लोगों का, लेकिन एक्चुअल बेनिफिशियरी बीजेपी इज़ ओनली 6,000 एंड दे आर 14,000। आप देखिए 14,000 जिसे कहते हैं। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे के बाद जो गैर भाजपा सरकार हो, इसके अलावा जो गैर सत्ताधारी दल है, उनको चंदा देने वाली जो कंपनियां थी, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं? इसका जवाब तो खुद अमित शाह ने दिया था, और वो तो प्रैक्टिकल व्यक्ति है ना, तो उन्होंने कहा वो लोग इसलिए नहीं बताना चाहते, डरते हैं कि सरकार हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले ले। कांग्रेस वाले डरते हैं, कांग्रेस को दे दिया किसी ने तो ये डरते हैं भी कांग्रेस को क्यों दे दिया, किसी इनकन्वीनियंट पार्टी को क्यों दे दिया। हर आदमी गोपनीयता चाहता है। ये तो व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं ना चंदे के मामले में जो है। अब मान लीजिए मैंने चंदा BRS को दे दिया, अब मैं क्यों चाहूँगा कि मालूम पड़े बीजेपी को मैंने दे दिया, मान लो BJD को दे दिया मैंने, क्यों मालूम पड़े TMC को मैंने चंदा उसको दे दिया। तो हर आदमी अवॉइड करना चाहता है। दिस इज़ ऑल। सर, इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह मोदी सरकार के लिए एक ट्रबल शूटर की तरह सामने आए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सही है। सिंस डे वन ही इज़ द प्रिंसिपल ट्रबल शूटर फॉर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उनके गुरु भी हैं, बॉस हैं, गॉडफादर हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, सब कुछ हैं। मैं तो गुजरात के दिनों से देखता हूँ। और अमित शाह के बारे में एक ख़ास बात इन दिनों नोटिस की गई है दिल्ली के मीडिया के अंदर, कि पहले मीडिया में उनका डर और भय का सा माहौल रहता था उनके बारे में, लोग बात करने से घबराते थे, डरते थे जो है। अब आजकल क्या बहुत ही फ्रेंडली हो गए हैं, बहुत विनम्र हो गए हैं, मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। इसीलिए मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने मीडिया का पाठ भी अपने गुरु नरेंद्र मोदी की पाठशाला में पढ़ लिया है अब जो है, और लॉजिकल बात करते हैं। मीडिया को मैंने कई लोगों को देखा जाना चाहते हैं, आगे उनसे बात करना चाहते हैं, कि वो क्या है कि वो छिपाते नहीं है बात को, तर्क के साथ बात को कहते हैं। इस सारे मामले में जिन्होंने तर्क रखे, उन्होंने मीडिया वाले प्रभावित थे। उन्होंने जो प्रचार था शुरू में, जो कि फोकस बीजेपी की तरफ था, एंटी तरफ, उन्होंने उसकी दिशा बदल दी। उन्होंने सारे आंकड़े दे दिए इसके अंदर कि आप देखिए हमने अकेले ने थोड़ी लिया है पैसा जो है, यहाँ 6,000 करोड़ लिए मान लो, 303 मैंने कहा ना आपके उसके हिसाब से, आपके पार्लियामेंट जो आपकी ताकत है 50% वोट आपके पास हैं पार्लियामेंट के जो हैं। अब आप देखिए TMC 1,609 करोड़ रुपए एक पार्टी है, कांग्रेस 1,421 करोड़ रुपए, आप देखिए BRS 1,214 करोड़ रुपए, फिर बीजू दल की पार्टी है 775 करोड़ रुपए, फिर एक है शायद DMK है मेरे ख्याल से 639 करोड़ रुपए। तो सारे हैं भाई, तो बीजेपी कहाँ है? तो ये कहना पड़ेगा इस सारे इशू को अमित शाह ने, जिसे कहते हैं, डिफ्यूज़ कर दिया। जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा होने की बात चल रही थी जिसके अंदर, टोटली स्टैंड डिफ्यूज जो है। अब बीजेपी वाले छाती ठोक के चल रहे हैं कि ठीक है अभी चेक से लिया ना पैसा तो, और आपने क्या किया? जो राहुल गांधी से पूछा ना, राहुल गांधी ने कहा सबसे बड़ी हफ्ता वसूली है देश की, संसार की। उनका माना कि है, आप बताइए आपने 1,600 करोड़ की हफ्ता वसूली करी ना, फिर तो क्यों करी बताओ? तो अमित शाह के आर्गूमेंट के बाद में राहुल गांधी हैज लॉस्ट मॉरल अथॉरिटी टू चैलेंज बीजेपी और टू अटैक बीजेपी एटलीस्ट ऑन दिस इशू। दैट्स ऑल। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 2 फाड़ नजर आया, आखिर ऐसा क्यों? आमतौर पर ऐसा होता है, तो कुछ राजनीति हुई होगी लगा मुझे, तो उन्होंने पत्र लिख दिया और ये चुनौती दी एक तरह से भी, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है इस तरह से करने का जो है। अब दूसरे उनके नीचे जो सेक्रेटरी जनरल हैं या दूसरे जो नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कोर्ट अलग से बन गया। उन्होंने कहा पत्र उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से लिखा है, इट डजेंट रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। पत्र राष्ट्रपति को भेजा गया था जो है, लेकिन सरकार ने बहुत स्मार्ट प्ले किया इस झगड़े के बीच में। सरकार जो है उसमें जो हरीश साल्वे खड़े हुए कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा भी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है 15 फरवरी और 11 मार्च सूचनाएं उपलब्ध कराने का SBI से चुनाव आयोग को, इसका सम्मान करते हैं और हम ये करेंगे ही है। तो एक टेम्परेरी आई थी, लेकिन इसको CGI ने थोड़ा सा पर्सनली लिया, और इंसान है हो ही जाता है। उन्होंने सोचा मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ जनहित में, और मुझे क्वेश्चन कर रहा है कोई व्यक्ति जो है इस तरह से। तो उन्होंने एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर दी है कि मीडिया गिमिक थी, खाली प्रचार के लिए बात थी, इसको मैंने कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया।
हुआ बस वो 2 फाड़ हुए तो हुए दैट वे, लेकिन वो दैट वाज ओनली फॉर अ टेम्परेरी पीरियड एंड टॉपिक इज़ ओवर। सर, भाजपा को चंदा देने वाली कुछ कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई विचाराधीन है, जिस वजह से सरकार को थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। क्या सचमुच इससे मोदी सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? शुरुआती दिनों में एम्बेरसमेंट हुआ था जब ये आए थे डिटेल्स बॉन्ड्स के, 2-3 दिन तक तो ऐसे रहा था। लोग भी सोचते थे भी इसको एक इस तरह का हम पे जो अटैक हुआ है, एक मान लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस सूचना का मिसयूज़ करके, सोचना मिस इंटरप्रेट करके जो अटैक किया है। अटैक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ। उस फैसले में जो कंटेंट थे, जो एसबीआई ने खुलासे किए थे थोड़े शुरुआती दौर में, उससे उनको लगा थोड़ा सा बैक फुट पे लगा था। कुछ लोग, कुछ बीजेपी लीडर्स ग्राउंड पे थोड़ा सा बैक फुट पे दिखे थे। लेकिन जैसे अमित शाह ने हाथ में कमान संभाली और जब ये पता लगा कि इतने करोड़, इतने लोग इस तरह से ले चुके हैं सारे जो हैं ये, तो हालात बदल गए उसके जो हैं। तो अब नाउ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और अब ये है कि सब पेमेंट चेक से लिए गए और हमसे क्वेश्चन तब करना, वो जो कहते हैं जब आप क्लीन साफ होकर के आना। पहले आप टीएमसी 1609 करोड़ और कांग्रेस 1421 करोड़ का हिसाब जिस दिन लेके आए, उस दिन मुझसे बहस करना। मैं किसी मंच से बहस करने के लिए तैयार हूँ। सर, इस संदर्भ में म्यांमार से वापस लौटे मजदूर से एक लॉटरी किंग बने सेंटियागो मार्टिन का किस्सा आखिर क्या है? वो किस्सा है और उसका किस्सा आप इस तरह से मानिए कि भाग्य होता है, जन्म पत्री का खेल है। यह है, मजदूरी करते थे, आ गए, कुछ लोगों के टच में आ गए, प्रॉपरली आ गए तो लॉटरी काम मिल गया, लॉटरी काम आगे बढ़ता चला गया। फिर एजुकेशन में चले गए, हेल्थ में चले गए, फिर कुछ केसेस भी हो गए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो आपने कहा कि बीजेपी का, जो मैंने कहा ना एम्बेरसमेंट थोड़ा सा हुआ था, वो 2 घटनाओं को लेके हुआ था। पहले तो ये लॉटरी किंग का जो किस्सा चला, तो इसमें पता लगा उसके अंदर लॉटरी किंग के टोटल मामले के अंदर जो है 1368 करोड़ रुपए का उसने चंदा दिया। ठीक है, उसमें क्या था कि 542 करोड़ रुपए तो मिले उसमें टीएमसी को, 503 करोड़ रुपए उसमें मिले डीएमके को, आप देखिए, और भाजपा मिले केवल 100 करोड़ रुपए। और परसेप्शन ये बना कि लॉटरी किंग से भाजपा ने पैसे ले लिए। उसके पूरे जो उसका परसेप्शन था 1368 करोड़ का, इंप्रेशन ये गया कि सारे के सारे पैसे बीजेपी ने ले लिए। और अभी बीजेपी को तो केवल 100 करोड़ मिला, कांग्रेस को 50 मिला। ये मेजर पैसा तो 2 पार्टियां ले गई ना दूसरी आकर के वहाँ से। तो जब ये परसेप्शन ठीक हुआ, तब वो जो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट था वो भी आगे चल के ठीक हुआ। और ये इसके बारे में जो आप कह रहे हैं, तो व्यक्ति का भाग्य है। ये व्यक्ति आगे भागे पड़ता चला गया। शुरू में कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, अब आदेश सिक्किम की लॉटरी उसके पास, नागालैंड की लॉटरी उसके पास, और फिर दीदी की लॉटरी भी उसने ले ली होगी। 542 करोड़ जो व्यक्ति दे रहा है तो वही होगा ना कुछ आप देखिए। फिर डीएमके में 503 करोड़ जा रहे हैं, तो चेन्नई की लॉटरी भी उसके पास। भाग्य का धनी है, कहाँ से कहाँ था, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस स्टोरी है वो। दिस इज ऑल। सर, इस समूचे प्रकरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कुछ कहा, उससे आप कैसे देखते हैं? वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में उन्होंने कहा देयर इज़ नो लिंक बिटवीन ईडी रेड्स एंड पॉलिटिकल फंडिंग टू रूलिंग पार्टी। और उसने कहा कि जो आप केसेस की बात कर रहे हैं, एक भी केस बंद नहीं हुआ, ना मेगा के खिलाफ बंद हुआ है, ना लॉटरी किंग के खिलाफ बंद हुआ है। इट मे बी कोइंसिडेंस और इट मे बी चांस। एम्बेरसिंग तो लगता है आदमी को सुनने में, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं पॉलिटिकल एरेना के अंदर कि जो व्यक्ति बीजेपी को दे रहा है वो व्यक्ति सबको दे रहा है, तो फिर वो गंभीरता खत्म हो जाती है उस बात की कहने के लिए जो है। सर, इस पूरे घटनाक्रम में एसबीआई और चुनाव आयोग के रोल को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, दे वर एट द रिसीविंग एंड इन ए वे। उनको तो कंप्लेंट्स करनी थी। एसबीआई का थोड़ा सा रेजर्वेशन था। अभी जितना देखो, सरकार में जो लोग होते हैं सरकार से जुड़े हुए हैं, और सरकार में आम धारणा रहती है कि सरकार अगर किसी ऐसी सूचना से एम्बेरस होती हो तो कोशिश आदमी ये करता है यार कम से कम एम्बेरसमेंट हो। एक नॉर्मल लॉयल्टी सरकार के साथ हर सिविल सर्वेंट की रहती है दैट वे। उन्होंने देखा भी कोर्ट ने इतना मांगा है तो उतना ही दो, उनको एक्स्ट्रा हम क्यों दें अपनी तरफ से। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, इनोसेंटली भी आदमी उतना भेजता है सूचना जितनी सूचना चाहिए, उससे काम चल जाएगा। विधानसभा प्रश्न होते हैं, सरकार में उनके जवाब जाते हैं, तो कई दफ़ा क्या है कि जवाब चला जाता है, सामने वाला कहता है नहीं मुझे पूरी सूचना भी चाहिए, इसकी तो पूरी सूचना चली जाती है। तो इसके में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सूचना मांगी उनसे, उन्होंने दे दी। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी डिसाइसिव, और इसलिए उनका कहना था भाई आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 रिमार्क इस तरह के थे, तो डरे होंगे, जैसे नौकरी में तो है ना इस तरह का जो है। बाकी ठीक है, दे डिड देयर जॉब वेल। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने कंप्लाई किया तुरंत, और चुनाव आयोग को भेजा, और चुनाव आयोग बिल्कुल लाइक ए गुड बॉय, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। इमीडिएटली उसको उन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया उसको, तो कोई ऐसी बात नहीं। और सर, दिल्ली में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के शोर शराबे के बीच में मोदी सरकार जरा भी विचलित नजर नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी साउथ के दौरे पर थे, केरल में, तमिलनाडु में प्रचार प्रसार कर रहे थे। आखिर ये कैसे हो पाता है?
वो तो मैंने कहा ही ना, नरेंद्र मोदी एक अलग मिट्टी के बने हुए हैं। पिछली बार मैंने कहा था, लोगों ने कहा था अतिव शक्ति है, मैंने कहा होगी, लेकिन ये सच है। भारत की धरती पर नरेंद्र मोदी एक अवतार हैं, इन्हें वे एक चमत्कार हैं। देयर इज़ ए बेटर वर्ल्ड। भारत की धरती पर नरेंद्र मोदी एक चमत्कार हैं। आप देखिए वो तो कर रहे हैं चुनाव प्रचार, उनको कोई मतलब नहीं। पीछे अमित शाह हैं, प्रधान सेनापति, सब देखने के लिए, वो देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी लोकप्रियता का आलम देखिए क्या है। अभी आदित्य गई थी वहाँ पे फील्ड में, जी, अयोध्या और आगे रामेश्वरम और कर्नाटक और तमिलनाडु कहाँ जा रही है वो जो है। उसने कहा हैरानी की बात यह है कि जो सहारनपुर का आदमी है वो तमिलनाडु जा रहा है, मुझे मोदी को जिताना है। आप देखिए, तो चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा, देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव लड़ रही है। आप इमेजिन करिए। तो नरेंद्र मोदी इज एक्सेप्शन, इज समथिंग डिफरेंट दैन द रूटीन पॉलिटिकल क्लास। तो इसीलिए उनको कोई परवाह नहीं होती, वो चलते हैं अपना काम करते रहते हैं। दिस इज ऑल। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया, आरएसएस का क्या रुख है? आपको इसे लेकर क्या जानकारी है? आरएसएस इज सॉलिडली स्टैंडिंग बिहाइंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये स्कीम जो थी ये काले धन को अर्थव्यवस्था में ख़त्म करने की दिशा में और चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था को निष्पक्ष और ईमानदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इसको। लेकिन आरएसएस हैज़ एक्सटेंडेड इट्स टोटल मॉरल सपोर्ट टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। सर, आपको लगता है कि जो देश के बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो नामचीन हस्तियां हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा जारी हुआ, आने वाले वक्त में 10 सालों तक लोगों को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में PIR लगाने का एक सामान मिल गया है और ये इसी तरीके से देखने को मिलेगा आगे? इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग बट ए वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन विच इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट। अब इतनी ज़्यादा उसमें घटनाएं आ गई हैं, इतनी विसंगतियां आ गई हैं, लेन देन को लेके इतने, फंडिंग सोर्स को लेके इतने क्वेश्चन खड़े हो गए हैं एक एक केस को लेके, कि अगर कोई चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 50-60 PL तो आराम से लगा सकता है। और कोर्ट कोग्नियंस, नॉर्मली कोर्ट कोग्नियंस लेता है क्योंकि सामने फैक्ट्स होते हैं। अप्रूव एजेंसी को देना पड़ेगा एक तरह से जो है, तो एक नया पिंडारा बॉक्स खुल जाएगा। तो बहुत ही चिंता का विषय है और इस सरकार की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में कहा भी था, सरकारी वकील ने, सरकार के जो बड़े वकील थे उन्होंने कहा भी था कि साहब ये तो अगले 10 साल के लिए खुल जाएगा इस तरह का जो है। तो प्रश्न बड़ा गंभीर है, संभावना बड़ी गंभीर है। बस ईश्वर से दुआ करें कि नहीं हो, वरना क्या हुआ, लोग धंधा कब करेंगे, काम कब करेंगे, कौन आएगा इंडिया में धंधा करने, पैसा लगाने, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने, उसके PL के जवाब तैयार करने में रहना है और वकीलों को मोटी मोटी फीस देनी है अगर, तो कोई क्यों करेगा? कैसे नरेंद्र मोदी इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना पाएंगे? बड़ा गंभीर सवाल है। तो मैंने कहा था ना, अबूझ पहली जो शुरू में कहा था, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई और तथ्य आंकड़े सब साथ में हैं। कोई कोर्ट में खड़ा होगा, PL लेके जाएगा, केस लेके जाएगा, तो प्राइमा फेसाई केस बनेगा और उसमें कोग्नियंस होगा और उसे कोर्ट कचहरी चलेगी, 50-100 केस ऐसे खड़े हो जाएंगे जाकर के, एम्बेरसमेंट हो जाएगा, इंडस्ट्री डिमोरलाइज होगी, कौन धंधा करने आएगा यहाँ? इट्स वेरी सीरियस एस्पेक्ट विच यू रेज्ड। सर, सपा और JDU ने कहा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके दफ्तर में आकर 10-10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स छोड़ गया। क्या आप इस पे यकीन करेंगे? मेरे एक मित्र ने कहा फुलिश, मैंने उससे जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये फुलिश आर्गूमेंट है। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसा होता है क्या, कोई 10 करोड़ रुपए आपके गेट पे चपरासी को छोड़ जाएगा? और नीतीश कुमार जैसा ईमानदार आदमी, आप देखिए उनके घर में परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं पढ़ना जाता हूँ, देखा मैंने, कोई व्यक्ति ऐसा था में, कोई उद्योगपति नहीं जाता उनके घर पे, कोई पैसे वाला नहीं जाता, व्यापारी नहीं जाता। वो तो मेरे ख्याल से देश के उन गिने चुने मतलब नेताओं में होंगे जो कि आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल चंदा फ्री हैं या पॉलिटिकल मनी फ्री हैं। लेकिन अब राजनीति में तो क्या ना, पैसे का, चुनाव का चोली दामन का साथ है, लेने पड़ते हैं। लिए होंगे 10 करोड़, आगे होंगे कहीं से। पर इस तरह का जवाब उनके किसी आदमी का देना, ये कहना कि कुछ चंदा छोड़ गया या सपा वाले बात कहें, ये बात गले नहीं उतरती है। तो लोग इस पे हंसे, मतलब थोड़ा सा, और आगे निकल गए। तो मैं भी मुस्कुरा के आगे निकल जाता हूँ। सर, क्या ये सच है कि अपने उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने का एक तरीका बन गया? देखो, ये एक नया एस्पेक्ट है, बिल्कुल कंट्रास्ट है। पहले जो क्वेश्चन था आपका और जो मैंने भी कहा था कि इस फैसले के बाद में अर्थव्यवस्था में फिर से काला धन शीर्ष स्तर पे आ सकता है। अगर कोई दूसरी ट्रांसपेरेंट स्कीम भारत सरकार लेके नहीं आई तो लोग चंदा देने के लिए फिर से कैश का सहारा लेंगे, अर्थात ब्लैक मनी के युग में फिर से प्रवेश करेंगे, नोटबंदी को फेल करेंगे, उसके इम्पैक्ट को, दैट वे जो कहा था। लेकिन अब कुछ एक घटनाएं सामने आई हैं, ऐसी एनोमलीज इससे सामने आई हैं जिनसे कभी कभी ये लगता है कि जिन लोगों ने चंदा दिया है चेक से, उन लोगों ने धोखा दिया है पार्टीज़ को।
रिसेप्टिंग को, जो चंदा लेने वाले लोग हैं, चंदा देने वालों ने धोखा दिया है। चंदा देने वालों ने कभी नहीं कहा था कि हमारे डिस्क्रिपेंसीज अकाउंट्स के अंदर, चेक से पैसा दिया, बैंक से पैसा दिया, तो लेने वाला यही मानता है ना, बैंक से पैसा आ गया, चेक से पैसा आ गया, एक नंबर का पैसा है ये, लेकिन गड़बड़ है उसके अंदर। मैंने एक केस देखा जिसमें एक डोनर जो है उसका 2 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 183 करोड़ रुपए का, 183 करोड़ का जो बॉन्ड खरीद रहा है, आप बताइए। दूसरा मदन लाल करके मैंने केस देखा, कैलकाटा का था, तो उसका क्या है कि 1.82% प्रॉफिट है पिछले 2 साल का, वो 182 करोड़ रुपए वो दे रहा है। एक कोई यशोधरा कुछ इस तरह से नाम था उसका, वो हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी का जो है, हैं? उसके अंदर 162 करोड़ का चंदा लग गया, उसने कहा मैंने तो चंदा दिया नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को चला गया। अब ये तीनों केसेस जो पैसे गए हैं कहीं ना कहीं, वो बीजेपी, और वो बीजेपी के केवल बीजेपी को नहीं गए हैं, 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज़ को गए हैं। अब आप बताइए फिर वो जो ये सब हुआ है तो काला धन तो कहीं ना कहीं फिर आ गया होगा ना ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे प्रयास करने के बावजूद भी बॉन्ड योजना को हम 100% फुल प्रूफ काला धन फ्री नहीं बना पाए। इन खुलासों से पता लगा है, आदमी को मालूम पड़ता है ना, वन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस ओनली। अब पता लगा जा करके कि हमें जो दिया गया था पैसा, उसमें भी संभावना है कि कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा है, काले धन का पैसा कहीं कन्वर्ट किया होगा। भाई जो लेने वाला है उसको तो इससे मतलब नहीं है आपने कैसे कन्वर्ट किया कैसे नहीं, लेकिन कल को कहीं को प्रोब या किसी PIL में कहीं इशू चला गया तो एम्बेरसमेंट है ना सबके लिए जो है। तो ये एक नई धारणा है। तो इसलिए ये एक लेसन है इसके अंदर कि अगली बार जो बने योजना उसमें ऐसा हो, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि वो साध्य नहीं, लक्ष्य नहीं, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा, चंदा तो ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट चेक से आ रहा है, इन चंदा कौन दे रहा है, उस फंड्स हैं, सोर्स है जो उसके फंडिंग का जो आपको दे रहा है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, वो उचित है कि नहीं। तो एक नई संभावना है जिसकी तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। तो अब जो नई स्कीम बनेगी, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सीरियसली लुक इनटू इट, दिस एस्पेक्ट जो है। जी सर, ममता दीदी की TMC केवल एक क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला, कैसे? दीदी का कमाल है एक तरह से। तो आप देखिए उसके अंदर कि 21 में मई 21 के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, तब से पैसा बरसना ज़्यादा चालू हुआ। चंदे का जो है कुल 16 से 9 करोड़ का उनका है कंट्रीब्यूशन जो है। तो उस समय आप देखिए जनवरी के अंदर जो है 43 करोड़ में देख रहा था फिगर्स एंड कैश हुए बॉन्ड जो है। फिर मार्च अप्रैल के अंदर जो है 55 करोड़ एंड कैश हुए। फिर उसके बाद में जो चुनाव सिर पे आ गया मई के अंदर 107 करोड़ एंड कैश हुए। फिर अक्टूबर में जाके देखा तो 222 करोड़ हुए। और अकेला ये जो है अपना ये मामियार वाला जो है लॉटरी किंग जो है ये 542 करोड़ दे आया। आप देखिए ना उसके अंदर जो है ये तो रुतबा है। और इसका एक कारण ये कि महानगर है कैलकाटा, वो बहुत सेलेक्टिवली डील करते हैं। केवल 3 बड़े फंडर हैं जिनसे पैसा आया है। एक तो ये लॉटरी किंग आपको बताया मैंने आपको, एक कोई हल्दिया करके एनर्जी है कुछ वहाँ पे सेंटर एनर्जी प्रोजेक्ट है वहाँ पे जो है, तो 377 करोड़ रुपए 377 उससे आ गए। फिर 195 करोड़ रुपए को फूड प्रोजेक्ट है उससे आ गए। 192 करोड़ रुपए कोई MJ अपने जैसे मनोज जिज्ञासी MJ जो है तो MJ के नाम की कोई फर्म है इस तरह उससे आ गए। तो वहाँ क्या बहुत सेलेक्टिवली हुआ काम वहाँ पे जो है। और दीदी का रुतबा है ठीक है, चंदा रुतबे से आता है। हाँ जी सर, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी वजह से आप जिसमें इस बहती गंगा में हाथ ना धोया हो, ऐसे किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को आप जानते हो? बहुत कम हैं ऐसे बेचारे, मतलब अब जैसे अखिलेश यादव है तो उसको शायद 14 करोड़ ही मिले, समथिंग लाइक दिस। 16 करोड़ का कुछ इशू था तो उसमें 14-16 करोड़ रुपए आए। आप देखिए लालू की पार्टी को बहुत कम मिले जो है, हालांकि लालू की पार्टी को नीतीश कुमार से ज़्यादा मिले। उनका संपर्क थोड़ा सा उद्योगपतियों में थोड़ा ठीक रहा है। लालू यादव की अपनी एक स्टैंडिंग है पुरानी बिहार की, उस हिसाब से मिला है। बाकी रीजनल पार्टीज हैं छोटी छोटी, उनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी जितनी बड़ी पार्टियां थी, प्रॉपर पार्टियां थी, उनमें 80% पार्टियों को जो है ना अच्छे से मिला है। गंगा में नहा गए जिसे अब कहते हैं, शब्द काम में ले रहे हैं जो है। 20% ऐसे छोटे लोग हैं, लेकिन अब वो क्या उनके निगाह में आ गया सामने की गंगा में नहाने वाले लोग इतने बड़े थे। अगला चुनाव कभी आएगा उनके तकदीर में तो वो अपने अधिकार को, अपने प्रभाव को असर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी गंगा में नहाएं ठीक से। सर, चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड का जो विवरण सार्वजनिक किया उसमें 618 करोड़ रुपए का पता ही नहीं है, अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि ये कहाँ किसके पास आया। आखिर SBI और चुनाव आयोग की इतनी पारदर्शिता के बावजूद ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने भी देखा कि 1628 लोग हैं जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है।
और बेनिफिशियरी में सारे दल हैं, अकेली बीजेपी नहीं है। मैं बार बार बीजेपी का जिक्र इसलिए करता हूँ, उसको परसेप्शन बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, टारगेट किया गया है और पूरे देश में एक माहौल इस तरह का बना था शुरू 4-5 दिन में कि भाजपा ने कर दिया सब, ये जो भी कुछ है ये तो सब पार्टियों में गया है। अब ये तो क्या ना, मिलान करेंगे फिगर्स का तो सामने आएगी बात। ये वही चीज़ें जिनके कारण से मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मनी बैक डोर से एंटर कर गई हो इस बॉन्ड स्कीम में भी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो है। तो ये केसेस वही हैं, थोड़े दिनों में हो जाएगा सोल्यूशन, सब अखाड़े मिलाएंगे आपस में। कई दफ़े क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी ऑफ अकाउंट्स भी होता है, कोई उसमें स्कैंडल नहीं होता, फ़र्क होता है। लेट्स सी इन द कमिंग वीक समथिंग विल कम आउट। जी सर, सभी इस बात से हैरान है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के खुलासे में अडानी, रिलायंस जैसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फंडर्स का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, एक केस में मैंने पढ़ा अखबार में, रिलायंस का स्टेटमेंट था खुद का कि एक कोई है उनकी, मतलब 2 डायरेक्टर हैं किसी फर्म के अंदर जिसको आप क्विक चेन सप्लाई के नाम से कहते हैं, उसने 410 करोड़ रुपए दिए थे इसमें, 3rd लार्जेस्ट डोनर जो है, सिंगल डोनर उसमें जो है। तो कुछ लोगों ने किया कि रिलायंस क्या, तो रिलायंस ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, हमारी कोई सब्सिडरी नहीं है, इसके 2 डायरेक्टर हैं, हमारे किसी फर्म से डिस्टेंटली रिलेटेड हैं उससे जा कर के। तो रिलायंस का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। अडानी का नाम भी अभी तक सामने नहीं आया। ये बात गले नहीं उतर रही, लोग बहुत ध्यान से इसको देख रहे हैं कि कहीं शेल कंपनियों के नाते खोखा कंपनियों के रूप में इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ है, खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये डोनर्स भी स्मार्ट हैं। तो लेकिन आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि आम धारणा देश में यही है कि अडानी, रिलायंस, ये जो लोग हैं बड़े बड़े आपके वेदांता वाले और दूसरे लोग जो हैं, यही है डोनर एक तरह से, मेगा कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल जो है। लेकिन ये नाम इनका कहीं नहीं है। तो आज तो ये है कि इनका नाम कहीं नहीं है ब्रॉडली जो है। लेट्स सी। सर, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था एक प्रकार से चंदा देकर सरकार से फायदा लेने की व्यवस्था है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, इसका एक पॉपुलर वर्ड है कूडो प्रो, अंग्रेजी में कहते हैं उसको इस तरह से, कूडो प्रो करके। तो वही सवाल ये है कि मैंने कहा ना कि बीजेपी को चूँकि टारगेट करते हैं लोग इस सारे मामले में जो है, तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दबाव डाल के और या ईडी ने और या कुछ फेवर करके भारत सरकार ने लोगों से, उद्योगपतियों से चंदा लिया, इस साथ पैसे लिए, चंदे के चेक लिया और इस साथ कोई उनको फेवर उनको कर दिया, कोई लाइसेंस का, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट दे दिया, कोई और दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया उनको, कोई टनल का प्रोजेक्ट दे दिया, कुछ और दे दिया, इस तरह का था ये। तो सवाल ये कि बीजेपी भी तो आप ये सवाल उठा रहे हैं भाजपा सरकार पे, केंद्र सरकार पे मान लीजिए, लेकिन उन राज्य सरकारों को क्या होगा आप बताइए। टीएमसी ने 542 करोड़ लिए होंगे लॉटरी किंग से, तो कुछ तो दिया होगा बदले में। तमिलनाडु ने 503 करोड़ दिए, तो कुछ तो दिया होगा। मेगा कंस्ट्रक्शन से लोगों ने पैसे लिए, कांग्रेस ने, तो कुछ आपकी सरकारें थी 4 राज्यों में, तो कुछ तो लिया होगा एक तरह से, बिना उसके हो नहीं सकता। तो सवाल ये है कि कूडो प्रो जो है ना, कि आदान प्रदान जो है, ये फ़ायदा राज्यों में ज़्यादा उठाया गया बजाय केंद्र के। तो ये जो आर्गूमेंट किया गया था, प्रचार किया गया था, नैरेटिव किया गया, तो नैरेटिव फ्लैट हो गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कूडो प्रो जो भी आपका है वो राज्यों में बहुत ज़्यादा हुआ है। दिस इज़ ऑल। सर, ईवीएम का मैटर हो या फिर बॉन्ड का मैटर हो, आप विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये दिखावे भर के लिए ये सब कुछ विपक्ष की तरफ से किया गया? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ विल पावर इन पॉलिटिक्स ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड अदर एलाइज। आप देखिए 2 ही इशू उठाते रहे हमेशा, एक तो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं वो, लेकिन हैरानी की बात है कि जब उनकी सरकार जहाँ जीत जाती है, पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हिमाचल सरकारें जीती ना, अब कर्नाटक में जीती, आपने देखा है, कोई मुद्दा नहीं बनाया किसी ने। आप सोचिए, हार जाते हैं फिर ईवीएम की बात लेकर के आ जाते हैं। कर्नाटक कितना हुआ चुनाव था, जीत गए, ईवीएम थी अगर तो उसके बावजूद जीत गई कांग्रेस, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है, आपका जो कन्विक्शन है ना वो वीक होता है कांग्रेस का ऐसी बातें करने से। और सेकंड आप देखिए, यही बॉन्ड की बात चल रही है जो है, आपने विरोध किया उसमें 2017 में 18 में कहा कि ये वो पारदर्शी नहीं है, ये मिली भगत रहेगी, कारोबारी सरकार मिल जाएंगे, इसमें 2 नंबर का धंधा आएगा। फिर खुद ही इलेक्शन बॉन्ड ले लिए, खुद ही क्यों ले लिए भाई? आप बहिष्कार करते कि हम बहिष्कार करते हैं, पहले तो आप बहिष्कार करते ईवीएम का, हम राज्यों का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, चुनाव आयोग का बहिष्कार करते हैं क्योंकि ईवीएम वहाँ मौजूद है, घपला होता है उसमें। कोई नैतिक साहस था? नहीं था। बॉन्ड में आपने कहा इतना कर लिया और फिर 42 ये मैंने बताया आपसे 242 लोगों ने मिलकर, एमपीज़ ने, उन सब पार्टी ने मिल करके जो है 14,000 करोड़ रुपए फिर यहाँ पे ले गए। तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना फिर एक तरह से है। दिस इज़ ऑल अनफॉर्चुनेट।
सर संसार के अगर कुछ दूसरे लोकतांत्रिक देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल फंडिंग की व्यवस्था क्या है? दूसरा सवाल ये कि संसार में ये जो बॉन्ड सिस्टम है ये शुरू कब हुआ? पहला सवाल तो आपका है कि व्यवस्था क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चंदा चुनावी खर्च की पहली बात यह कि चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है किसी देश में, आप जितना मर्जी खर्च करिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहीं कहीं है, उम्मीदवार के लिए नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। और दूसरा चंदा आमतौर पे वहाँ पे क्या जो टिकट बेचे जाते हैं ना, विधायकों के MPs के टिकट बिकते हैं वहाँ पे, कहीं 2 लाख का रेट है, कहीं 1 करोड़ का रेट है। इमरान की पार्टी ने 45 करोड़ रुपए अभी कमाए इसमें, ठीक है। दूसरी पार्टी ने 38 करोड़ रुपए कमाए वहाँ पे जो है। बांग्लादेश में वहाँ की जो लोकल करेंसी है बांग्ला टका जो है कोई, और 5 करोड़ के आसपास उन्होंने वहाँ पे कमाए। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की दोनों जो मेजर पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उनका दोनों का मिलके मैं पढ़ रहा था कि 4.1 अरब डॉलर जो है ना वो चंदा वंदा हुआ उन लोगों का। कोई सीमा नहीं वहाँ पे, बस विदेशी चंदे पे प्रतिबंध है कि वो आप नहीं ले सकते हैं। ऐसे ब्रिटेन में वहाँ की लोकल करेंसी है जो, तो 9 करोड़ पौंड जो है वहाँ उन लोगों का चंदा वंदा है उन्होंने। तो ज़्यादातर देशों में क्या है, एक तो क्या उन देशों में कैश का सिस्टम ही नहीं है ना, बात ही ख़त्म हो गई। नागरिक देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, आम व्यापारी, नागरिक, उद्योगपति सब देते हैं। ये झगड़ा तो यहाँ पे है ना कि यहाँ पे लोगों के पास में वाइट नहीं है, कैश है लोगों के पास है। नरेंद्र मोदी एफर्ट कर रहे हैं, वित्त मंत्री एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। आपने देश की मान लो आज 60-70% इकोनॉमी को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया एक पल के लिए, 30% अभी बाकी हैं, अगले 5 साल लगेंगे उनको। समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था थी, उसको खत्म होने में 70% मान लो खत्म हो गई, 30% बाकी। विदेशों में ये तो इशू है ही नहीं ना। तो वहाँ पे तो केवल ये भी चुनाव खर्ची कोई सीमा नहीं है, और सारा पैसा 1 नंबर से आता है, चेक से आता है सारा पैसा, इसलिए कोई इशू नहीं वहाँ पे दैट वे इन देशों के अंदर। और आपने कहा कि पहले बॉन्ड कब हुआ, मैं पढ़ रहा था कि 1517 में जो है मार्टिन लूथर हुआ करते थे जर्मनी का, तो उन्होंने एक कोई पादरी निकला था वहाँ से, उसने चर्च के बाहर एक कागज़ लगा दिया वहाँ पे कि बॉन्ड है ये, तो फिर ये कहा कि जो व्यक्ति पैसे देगा, अमुक पैसे देगा, उसके पाप माफ़ हो जाएंगे, क्राइस्ट उसके पाप माफ़ कर देंगे। फिर आंदोलन चला उसके खिलाफ कि तो मतलब धंधा कर रहे हैं पाप माफ़ करने का, वो फिर रुक गया वहाँ पे। अलग अलग देशों अलग अलग टाइम पे बॉन्ड चले, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड आए, फिर वॉर बॉन्ड आए, एक बार युद्ध चला था, कंट्री ने वॉर बॉन्ड इशू कर दिए, तो बॉन्ड चले आ रहे हैं। लेकिन वो सारे बॉन्ड जो है ना यहाँ के बॉन्ड से डिफरेंट है, बिल्कुल है। उन देशों में सबसे बड़ी बात है कि 2 नंबर का धंधा नहीं है, इस तरह का धंधा नहीं है। स्मगलिंग है वहाँ पे, मान लो सब कुछ है, ठीक है ना, ड्रग्स हैं, लेकिन धंधा ज़्यादातर 1 नंबर में है, तो कोई इशू नहीं है। तो बॉन्ड का इस तरह से प्रचलन है, वो 20 साल पहले चला रहा है। जी सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि 2029 के चुनाव में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सिद्धांत है वो लागू हो जाएगा? लगभग पूरी संभावना है। अमित शाह ने तो वैसे फौरी तौर पे कहा है कि वे संसद तय करेगी, लेकिन जो राष्ट्र चाहता है संसद वही करेगी जो राष्ट्र चाहता है, जो लोग चाहते हैं। 90% और मेरे ख्याल से 80% तो पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती हैं कि ये हो जाए। कितना चमत्कार हो जाएगा आप देखिए, साल के अंदर आधा साल तो चुनाव में लग जाता है, आचार संहिता के अंदर है, सरकार में सब काम ठप हो जाता है, योजनाएं ठप हो जाती हैं। एक चुनाव होगा तो 5 साल के लिए शांति, सरकार को प्लानिंग करने का, सरकार को एग्जीक्यूट करने का समय मिलेगा, प्लस खर्चा आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा। दैट इज है, ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, लोकतांत्रिक प्रयोग है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 2029 में निश्चित तौर पे चुनाव जो होंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे। सर, और ये एक नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। सर, कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर बार बार सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, सरकारें तो गिरती रहती हैं, अब आजकल कुछ ज़्यादा गिर गई थोड़ा सा, और कुछ ऐसा हुआ कि लोग चले गए, चर्चाएं चली कि लोग पैसे लेके चले गए, ऑपरेशन लोटस हो गया, इस तरह की बातें आई हैं। इंदिरा गांधी के टाइम 20 सरकारें गिरती थी, सरकार केंद्र में बदलती थी, सारी 17 सरकारें, 16 राज्य सरकारें इस्तीफा देती थी, फिर चुनाव होते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि आप भाजपा पे या किसी पे उंगली उठाओ, MLA खरीदने वाले पे मान लो, तो पहला सवाल ये कि MLA तो आपके थे ना, क्यों चले गए? आपने कन्विंस नहीं किया उनको, आपका उनका लालन पोषण, उनका ग्रूमिंग ठीक से नहीं किया, वो क्यों बिक गए? मान लो हिमाचल की बात है, किसी और स्टेट की बात है, तो क्यों बिक गए? हरियाणा की बात है, कहीं और है। आप अपने घर में देखो ना, अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करो कि हॉर्स ट्रेडिंग का वो पक्ष नहीं बने। तो नई बात नहीं है, सरकारें तो अनंत काल से गिरती रही हैं, आगे भी इक्का दुक्का गिरती रहेंगी। एक सर सवाल अब है 2-3 जो है वो आपके होम स्टेट राजस्थान के बारे में, और उसमें बात आती है टिकट बंटवारे की।
तो जब बात करें टिकट बंटवारे की, क्या ये मानकर चलें कि बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही ऑल इज नॉट वेल? हाँ, ऐसा कहते हैं। अब दिल्ली मीटिंग होती है तो कांग्रेस में अशोक गहलोत नहीं जाते हैं, वो एयरपोर्ट जाके लौट आते हैं। उनको लगता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे मन की बात नहीं है, कुछ ऐसा जो भी सोचा होगा वापस आ गए हैं। पायलट फैक्ट्री एक अलग से है। अभी मैंने सुना है कि शायद 16 सीट दे दी हैं, 15 बीजेपी में चली गई हैं, 16 इधर है और कुछ सीटें बाकी हैं। इसके अंदर जो है बीजेपी में भी ये स्थिति मोर और लेस। वहाँ जो कोर कमेटी थी पहले 8-10 लोग होते थे उसमें, और 3 लोग ही बैठते हैं आजकल से। एक लेडी ऑब्जर्वर हैं, सीएम हैं, पीसीसी भाजपा के जो स्टेट के चीफ हैं वो लोग हैं, 3 लोग बैठते हैं। तो मतलब क्या ऑल इज़ नॉट वेल भाव आपके प्रश्न का ये है। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन कोई ऐसा बेसिक झगड़ा या कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बीजेपी कांग्रेस ये चुनाव के समय होता ही है इस तरह से। इवन दिस विल पास। सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया की नई भूमिका को आप कैसे देखते हैं? वो राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, एक जाट नेता हैं सतीश पुनिया। उनको हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया है। हालांकि टिकटें और ज़्यादातर चीज़ें फाइनल हो चुकी है अभी, लेकिन वो क्या चुनाव प्रचार करेंगे। और वहाँ के जो गुणा भाग उसमें जाट लीडर बीजेपी का होना चाहिए। वहाँ पे जो है ये प्रभावी जाट लीडर हैं, एडजॉइनिंग स्टेट है, राजस्थान से हरियाणा जाएंगे, प्रचार करेंगे। और भाजपा की तरफ से जब एक जाट नेता उतरेगा चुनाव प्रचार में तो उसका लाभ उनको मिलेगा। और एक तरह से क्या है कि ये इट्स ए स्टार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ सतीश पुनिया, क्योंकि चुनाव हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, घर बैठे हुए थे, मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी इस तरह की उनके पास जो है। तो शुरुआत हुई इसकी। तो ऐसी आशा करते हैं वो लोग कि इस चुनाव के बाद में उन्हें कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जयपुर या दिल्ली में मिलेगी। और इससे राजेंद्र राठौड़ की बात कहते हैं, वो तो बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हैं और बहुत ट्रेजेडी हुई कि चुनाव हार गए, वरना वो तो नंबर 2 और इस तरह की स्थिति के लोग हैं। कभी कभी किसी ज़माने में उनका नाम नंबर 1 के लिए चलता था, लेकिन नंबर 2 कैटेगरी में तो हमेशा ही रहे। उनका प्रभाव है पूरा जो है। और ये भी चर्चा थी उसमें कि जीतेंगे तो गृह मंत्री बनेंगे। मतलब पावरफुल पॉलिटिशियन है, काम उनको आता है, असेंबली में उनकी परफॉर्मेंस देखने वाली होती है। अब वो हार गए एक बार तो अब उनको भी कहीं न कहीं करना है। पहले चर्चा चली थी इन दोनों को कि भी कहीं से टिकट देके लोकसभा लड़ा दें, राजसमंद की बात थी, हो सकता है हो जाए। अभी मतलब कोई बात सामने ऐसी आई नहीं है अभी, लेकिन अभी भरतपुर के क्लस्टर का उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो आज मैं देख रहा था अखबार में उनका बयान था कि आलाकमान जो जिम्मेदारी मुझे देगा मैं उसे करूँगा, मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं, जो एक परफॉर्मा बयान हर आदमी देता है, दैट विच है। तो कुल मिला के क्या है कि राजस्थान के भाजपा के 2 बड़े लीडर हैं जो चुनाव हारे, अब इनके पुनर्स्थापन के प्रयास हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस छोटी जिम्मेदारियों से हो रही है। ऐसी आशा है कि चुनाव के बाद इनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी एंड दे विल कंट्रीब्यूट टू देयर पार्टी। जी सर, कोटा के पुराने भाजपा नेता हैं प्रहलाद गुंजल, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में आकर के भाजपा को छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये घटनाक्रम ये है कि ओम बिरला पहले मान लो 5 लाख से जीत रहे थे, अब 6 लाख वोट से जीत जाएंगे। आप मानिए उनके सामने वो हैं। और ओम बिरला तो कद्दावर नेता हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप तो 1 हफ्ते के नोटिस पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हो। एक बार मैं कोटा चला गया था किसी काम से 83 में, आज से पता नहीं कि 17 और 23 40 साल पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर था जब नौकरी में था। तो चला गया देख के, तो अच्छा लगा कि 40 साल पहले शहर कैसा था, आज शहर कैसा है। उसमें ओम बिरला का कंट्रीब्यूशन है। अब तो एयरपोर्ट ही बन रहा है वहाँ पे। तो मैं गया उनके घर, मुझे मौका मिला देखने का। मैंने जाके देखा तो पूरा पैरेलल दफ्तर काम कर रहा है। यहाँ का जो आपका दफ्तर है डिजिटल का, ये तो उसका 1/10 होगा। 50 लोग वहाँ काम कर रहे थे। एक एक मतदाता का उनके पास में नंबर है, सब है। और एक एक मतदाता को चिट्ठी जा रही है उनके शादी पे, ब्याह पे, दुख पे, इधर उधर सारा जो है ये। तो वो तो चुनाव जीते ही सारे लोग हैं। इतना मैकेनिज्म डेवलप कर लिया उन्होंने अपने चुनाव का जो है। और अब लेटेस्ट ये हुआ उनके कैंप के लिए अच्छी खबर ये है कि प्रहलाद गुंजल चले गए कांग्रेस में। तो भी चांस तो नहीं है अभी। मतलब प्रहलाद गुंजल एक फायरमैन लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के टिकट पे हाड़ौती में, कोटा संभाग में, और वो भी ओम बिरला के सामने जीतें, इसकी आशा कम है। बाकी हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस सालाकमान की पावरफुल लॉबी के विरोध के बावजूद राजस्थान में कैसे कांग्रेस के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन के कयास लगाए जाने लगे? कद्दावर नेता हैं, इसको लेकर आलाकमान में 2 विचारधाराएं हैं। एक तरह से एक विचारधारा को मान लीजिए अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, ये लोग प्लीड करते हैं, खड़गे प्लीड करते हैं। एक विचारधारा को सचिन पायलट, टू सम एक्सटेंट राहुल गांधी करते हैं। अब वैसे राहुल गांधी सर्वे सर्वा हैं, लेकिन कई दफ़े क्या होता है, लोकतांत्रिक बहस होती है और फैसले उल्टे हो जाते हैं। तो बीच में एक बार ये तय हो गया था कि गठबंधन होगा,
फिर आया गठबंधन नहीं होगा। अब लेटेस्ट ये है कि गठबंधन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस में तो ये है ना कि 1% चांस हमेशा रहता है, हर पार्टी में रहता है, 11 तारों बाजी पलट जाती है। अब हो सकता है गठबंधन की बात चल रही हो, ऐन वक्त सचिन पायलट कुछ ऐसा कर दे, गठबंधन ना हो तो ना हो। लेकिन आम धारणा यही है इस समय, आम धारणा का मतलब ये है कि अशोक गहलोत कैंप में और ख़ास करके मुकुल वासनिक में और खड़गे का धारणा ये है कि इसको अपने गठबंधन करना चाहिए और गठबंधन हो। बाकी आगे ज्योतिष है, हनुमान बेनीवाल का वो है, और नागौर की लोकल पॉलिटिक्स है कि वो गठबंधन होता है कि नहीं। अशोक गहलोत का थोड़ा इंटरेस्ट है कि होगा तो जाट वोट का उसको सपोर्ट जो है जालौर में मिलता है, जहाँ उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी राजनीति है। चलिए, राजनीति की भी बात हो गई और शुरुआत हमने इलेक्टोरल बॉन्ड एक अबूझ पहेली के साथ की थी। तो एक प्रयास था चुनावी चंदे को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के साथ साथ, एक अच्छा प्रयास था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। लेकिन अब इसके आगे क्या, जाहिर है कि उसका भी एक तरीका चंदा देने का निकल कर सामने आएगा। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई ना करते हुए, इस अबूझ पहेली को सुलझाते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए।